70-72 साल राजा ताहिर, जो सिंध का राजा था, हिंदू, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खानदान को मारने वालों को बचाया था। जो मारने आए थे उनसे प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को बचाया था। ये 712 से पहले की बात कर रहा हूं। हम वहां से चले थे और इस पूरे कालखंड के अंदर ये आ गए, वो आ गए, यहां राज हो गया। हमको बताया गया मुगलों ने पूरे देश में 1000 साल तक राज किया है। ये झूठा मक्कारी भरा इतिहास है। चंद हिस्सों में कुछ उनका राज रहा है, पूरे भारत में कभी किसी मुगल का राज नहीं रहा, किसी का नहीं। लेकिन जब मैं चीजों को अपने तत्व में रखना चाहता हूं तो आपके सामने ये बात जरूर कहूंगा, और इससे किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये मेरा महत्व नहीं है, कि आप को हीरो, जो आपके समाज के हीरो हैं, जो आपके पॉलिटिकल हीरो हो सकते थे, क्योंकि समाज में एक कायरता और लालच थी, हमें इससे क्या मिलेगा, ये सरकार आएगी तो जीएसटी में छूट कितनी देगी, इनकम टैक्स की स्लैब, हम इससे ज्यादा सोचते ही नहीं थे, या शायद हमें ऐसा बना दिया गया था। लेकिन दूसरे सारे लोग 1.5%, 2.5%, 3%, 19%, वो सिर्फ अपने अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोचते। इसलिए जब आप अपने हीरोज को नहीं पहचानते हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं कि किसको हमें अपना हीरो मानना है और किसको नहीं मानना है, तो समाज बड़ा गफलत में फंसता है। और यही कारण है कि भगत सिंह की बात करो, चुपचाप करो, लेकिन अपने बेटे से छुप के करो कहीं वो भगत सिंह न बन जाए। सुभाष के बारे में बात करो, सावरकर के बारे में बात करो, छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में बात करो, लेकिन हमारा बेटा नहीं बनना चाहिए। हमारा बेटा तो सीईओ बनना चाहिए, हमारे बेटा। क्योंकि छत्रपति शिवाजी बनके क्या होगा, सावरकर बनके क्या मिलेगा? ये जो क्या मिलेगा की बीमारी है, उस बीमारी ने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को आज इस चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं देश हट करके राष्ट्र की जब बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करने से जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, आपको किसी सत्ता के ऊपर निर्भर नहीं रहना। सत्ताएं आती हैं, चली जाती हैं, कोई 19 साल रहा, कोई 15 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 2 महीने रहा, वो सब चले गए, आप भूल गए। लेकिन समाज जब जागृत होता है और आपको यह एहसास होता है कि हमारी इस दुर्दशा का कारण क्या है, उसके सोचते ही आप में जागृति पैदा होती है। तब शायद आपका थोड़ा लालच कम होता है, और जब लालच कम होता है तो कायरता कम हो जाती है, और कायरता से बाहर निकलते हैं तो 2014 और 2019 पैदा हो जाता है। कौन जीता कौन हारा ये विषय नहीं है। क्या इससे पहले बोलने वाले लोग नहीं थे इस देश में? क्या कोई नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है, या समाज में कोई ऐसी बात कही जा रही है? सबको सब मालूम था, लेकिन समाज लालच और स्वार्थ में भरा हुआ था। इसलिए मैं किस तरीके से वहां पहुंच जाऊं, टिकट मुझे कैसे मिल जाए, पैसे दे के मिल जाए, ताल्लुकात से मिल जाए, जाति के नाम पे मिल जाए, और मैं सत्ता में पहुंचने के बाद मेरा घर 2 मंजिल से 8 मंजिल कैसे हो जाए, 3 गाड़ियां हो जाए, इससे ज्यादा सोचा ही नहीं। और लोगों को लगा कि इनके बीच रहो, झूठ बोलो, सत्ता में जाओ, खत्म कहानी। फिर वो पूछता है हम आपके हैं कौन? आप फिर 5 साल इंतजार करते हैं। पहला बदलाव 2019 का चुनाव था। मैं, मेरे साथी रूलर
इलाके में घूम रहे थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 25 साल पत्रकार रहा हूं, तो आप बातचीत शब्दों के चयन से समझ जाते हैं कि बात किधर जा रही है। 2019 में एक आदमी जर्जर हालत थी, उससे पूछा कि किसको वोट दोगे। उसने नाम नहीं लिया, उसने कहा जो राष्ट्र को बचाएगा उसी को देंगे। जिस आदमी के पास अपना शरीर भी साबुत नहीं है वो राष्ट्र की सोच रहा है, और जो सुविधा संपन्न है वो अमेरिका जाने की सोच रहा है। इसलिए 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति में, अब ये इसमें हो सकता है कि वो चुनाव ऐसे जीते तो ये अलग बात है। हर खेल का अलग नियम होता है। हॉकी के ग्राउंड पर उतर के आप क्रिकेट के नियम से नहीं खेल सकते कि नहीं साहब हम तो क्रिकेट के नियम से हॉकी खेलेंगे, ये नहीं होता है। मेरे आदर्श, समाज के आदर्श अलग होते हैं, राजनीति का खेल अलग होता है, उसके नियम अलग होते हैं। उसमें जो जीतता है वही सत्ता पे जाता है। वो कैसे जीता, किसको खड़ा किया, कहां खड़ा किया, क्या भाषण दिया, इसका महत्व नहीं होता। उससे बड़ा परिवर्तन लोग कहते हैं, मैं सत्ताओं के परिवर्तन को बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं मानता, लेकिन 2000 के चुनाव के बाद की जो मैं इस समाज को देख रहा हूं, जिस कारण काशी जैसी जगह में इतने विद्वान लोग, इतने बुजुर्ग लोग मुझे सुने, शायद मेरी हैसियत आपको एक कप चाय पिलाने के लिए है। जो कुछ आप देख रहे हैं बस इतना ही हो, न कोई सत्ता से लेना देना है, न व्यवस्था का कोई लेना देना है। मुझे लगता है 2014 और 2019 के चुनाव में कौन जीता कौन नहीं जीता मैं फिर कह रहा हूं, मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार महसूस किया 2014 के चुनाव में और उसके बाद 2019 के चुनाव में भारतीय राजनीति के केंद्र में पहली बार हिंदू आया। ये जो 90 करोड़ समाज था जो अलग अलग तरह से बिखेरा गया था, अलग अलग तरीके से इसको अलग करा गया था, उसकी पहचान, उसकी जाति, उसके रंग रूप से कर दी गई थी। और जातियों में बांटते बांटते भी जिस राज्य में महात्मा गांधी गए थे उस राज्य में कहा गया दलित और महादलित, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। आज जो लोग बांट रहे थे 70 साल से, वो राजनीतिक तौर पे सबसे पिछड़े हो गए हैं। इसलिए मैं बार बार अपनी पूरी बातचीत को लौटा के वही लाना चाहता हूं। आपकी किसी से नाराजगी हो सकती है, घर में 5 लोग रहते हैं तब भी एक राय नहीं होती, लेकिन इतने बड़े देश में इतने लंबे कालखंड से आपको आपके मन मस्तिष्क में जो भर दिया गया, उसके चलते शायद आपकी सामूहिक सोच समाप्त हो गई है और आप सब इंडिविजुअल होकर सोचने लगे। लिहाजा यह नहीं हो सकता कि एक ही समय में सब लोग खुश हो जाएं, सबकी संतुष्टि हो जाए, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपके बीच में दावे से कह सकता हूं, पूरे दावे से और ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है कि 90 से 100 करोड़ हिंदू सनातनियों की सारी ख्वाहिश पूरी ना हो, लेकिन ख्वाहिश पूरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, इसका मैथमेटिक्स समाज छोड़ दे। हम 5 लोग 10 लोग मिलकर के एक राय नहीं हो पाते हैं। दुनिया की
हजारों मुल्क, हजारों कारण, देश के अंदर की स्थिति, उन सब के बीच में अपने एजेंडे को पूरा कर पाना भागीरथी जैसा होता है।